हाय दोस्तों, मैं एडवोकेट सन्नी कुमार प्रेम आप लोगों को आज भारतीय न्याय संहिता का डेफिनेशन क्लॉज के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा, जो कि बिहार एपीओ और बिहार जुडिशरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसका क्लास मैंने लॉ का क्लास पटना लॉ क्लासेस अनिल सर, जो कि पटना में जुडिशरी का तैयारी करवाते हैं, उनसे पढ़ा हूँ। उनके नोट्स के बारे में जो हमको मिला है उनके बारे में विस्तार से समझाऊंगा। ये वीडियो के माध्यम से जो है आप लोग बिहार एपीओ और बिहार जुडिशियल सर्विस के रिगार्डिंग जो बीएनएस का क्वेश्चन है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो सर हमको पढ़ाए हैं, उसके बारे में क्विक रिवीजन जो सर बताते हैं कि ये सब क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आएंगे, उनके बारे में बस चर्चा करूँगा। जैसे में भारतीय न्याय संहिता, जो कि एक्ट नंबर 45 है, राष्ट्रपति महोदया से इनको सहमति 25 दिसंबर 2023 को मिल गया था, लेकिन लागू किया गया था 1 जुलाई 2024 को। सिवाय धारा 106 का 2 जो है ना, अभी तक लागू नहीं हो पाया है, जिसके बारे में आप लोग जाने भी होंगे कि ट्रक ड्राइवर वगैरह हड़ताल वगैरह कर दिए थे। इसलिए बीएनएस का धारा 106 की उपधारा 2 के सिवाय सारा उपबंध 1/7/2024 से भारतवर्ष में भारतीय न्याय संहिता लागू है। इनका जैसे सेक्शन 1 की बात करें तो इनका संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना का वर्णन किया गया है। जैसा कि हमको पहले ही बता दिए कि ये उस तरीके से सेक्शन 1 का सब क्लाउज 2 कहता है, उपधारा 2, कि उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो केंद्र सरकार राज्य में अधिसूचित द्वारा नियत करे तथा इन संहिता के भिन्न। तो जैसा कि बता दिए कि 1/7/2024 से ये लागू पूरे भारतवर्ष में हो चुका है। भारतीय न्याय संहिता नागरिक और गैर नागरिक दोनों पे समान रूप से लागू होता है। यदि भारत के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कोई अपराध करता है तो इसको कहते हैं गैर पारदर्शी क्षेत्राधिकार या भारत के बाहर किया गया अपराध। भारतीय नागरिक के द्वारा यदि भारत के अंदर और भारत के बाहर कहीं भी अपराध किया जाता है तो वो उसी ढंग से लायबल होगा जैसा कि वो भारत में ही किया गया है। सेक्शन 1 का सब क्लाउज 4 और 5 भारत के बाहर किया गया अपराध के बारे में वर्णन करता है। इनका जब दृष्टांत देखिएगा बिहार एक्ट में, कहता है जो भारत का नागरिक है, भारत के बाहर पर किसी स्थान पर हत्या करता है, वह भारत में किसी स्थान पर जहां वह पाया जाता है हत्या के लिए विचारित और दोष सिद्ध किया जाएगा। तो भारत का नागरिक कहीं भी रहे, भारतीय कानून से वो गवर्न होता है। और धारा 1 का 5 में भी 3 क्लाउज है, ए बी सी। धारा 5 का को भारत से बाहर और किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा यदि कोई ऑफेंस किया जाता है तो वो भारत में विचारित किया जाएगा। भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत, वाहन, चाहे वह कहीं भी किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध किया गया, वो यदि विमान या जलयान भारत में रजिस्टर है और उस विमान पे यदि कोई अपराध किया जाता है तो वो भारत में उनका ट्रायल चलेगा, विचारित किया जाएगा। आप देख ही रहे हैं कि नया साइबर क्राइम वगैरह बढ़ गया है। तो धारा 1 का 5 का सी, भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर पर किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध पे भी लागू होगा। भारत में यदि कोई कंप्यूटर रिसोर्सेस से देखते ही होंगे कि हैक कर लेता है तो वो उसी ढंग से लायबल होइएगा यदि भारत के किसी कंप्यूटर संसाधन पे हमला करते हैं। तो ये धारा 1 की बात रही। और धारा 2 जो है डेफिनेशन क्लाउज है, परिभाषाएं। और बिहार एपीओ रहे या जुडिशरी है, परिभाषा डेफिनेशन क्लाउज से 2 या 3 क्वेश्चन अवश्य ही रहता है, या मिलान करने दे देगा या टिक आउट करने के लिए कि कौन धारा में है।
तो यहाँ तो बहुत सारा 37-38 परिभाषा दिया हुआ है बीएनएस के सेक्शन में, लेकिन हम लोग सिर्फ उसी का चर्चा करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में कि है कि आएगा ही, सिर्फ हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे। 39, 38, 39 परिभाषाएँ दिया हुआ है, लेकिन हम लोग इसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि बिहार एपीओ जुडिशरी से में आएगा ही आएगा, उनके बारे में सिर्फ चर्चा करेंगे, जो मुश्किल से 15, 10 या 15 होगा। जैसे में धारा 2 का 1 में एक्ट दिया हुआ है, एक्ट और ओमिशन। ऑफेंस में जो है एक्ट और ओमिशन दोनों पनिशेबल है, दोनों दंडनीय अपराध बनाया गया। तो जैसे एक्ट यदि पढ़ रहे हैं 2(1) में, ओमिशन 2(25) में है, उनको भी याद रख लेना है। जैसे चाइल्ड धारा 2 का 3 में है, तो चाइल्ड पहले लड़का लड़की के लिए अलग अलग परिभाषा होता था। बीएनएस में ये चेंजेज कर दिया गया है कि अब जो है लड़का लड़की का कोई अलग परिभाषा नहीं होगा। 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति है तो वह चाइल्ड के परिभाषा में आ जाएगा। 2 का 4 में है काउंटरफिट, कूटकरण जिसको बोलते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 5 में न्यायालय को डिफाइन किया गया है। 2(7) में बेईमानी, इस आशय से ये कोई कार्य करता है, करना अभिप्रेत है जो एक व्यक्ति को सदोष लाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बीएनएस के सेक्शन में है, डेफिनेशन क्लाउज में। डिसऑनेस्टली ये आता ही है, डॉक्यूमेंट 2(8) में है। और उसी में से इम्पोर्टेंट है कपटपूर्ण, धारा 2 का 9, उपधारा 9 में फ्रॉडुलेंटली, कपट करने के आशय से कोई कार्य करना अभिप्रेत है, अन्यथा नहीं। उसी प्रकार 2(11) में गुड फेथ है, धारा 2(11) में गुड फेथ है, ये भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इनको भी आप याद कर लीजिए। 2(11) और 2(9) के बीच में जेंडर है। जैसे पहले क्या था, सिर्फ पुरुष और महिला था, लेकिन अब जो है न्यू बीएनएस में ट्रांसजेंडर को भी एक मान लिया गया है कि वो भी जेंडर के कैटेगरी में है। तो बिहार एपीओ, झारखंड एपीओ में इनका डेफिनेशन जैसे आ चुका है जेंडर का, कि जेंडर को कहाँ परिभाषित किया गया है। तो बीएनएस में 2(10) में ज़रूर दिया गया है जेंडर को, लेकिन इनका परिभाषा यदि देखना होगा तो वही ट्रांसजेंडर एक्ट 2019 का सेक्शन 2 का सब क्लाउज के में जाना होगा। ये हुबहू क्वेश्चन आया हुआ है जो कि सर हम लोग को पढ़ाए थे, और वो हुबहू यूपीएपीओ में आ भी गया। उनके बाद 13 देख सकते हैं, 2(13) हार्बर, संश्रय। संश्रय का अर्थ होता है जैसे कोई एक्यूज्ड को आश्रय दे दिया, भोजन, पेय, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद या किसी भी प्रकार का वाहन उनको मुहैया करा दिया गया, तो ये संश्रय के कैटेगरी में आ जाएगा और वो उसको दोषी माना जाएगा। लेकिन इसमें एक देखने वाली बात यह है कि संश्रय में पत्नी लायबल नहीं होता है, कि अपने पति को वो भोजन, वस्त्र, आवास, रहने के लिए साथ में अनुमति दे देता है, तो पत्नी ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होगा। इनके लिए सर हम लोग को नोट दिए हैं, जजमेंट है नलिनी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का, उसको देखिएगा तो उसमें माना गया कि पत्नी सिर्फ पति को रहने के लिए अपने साथ में आदेश अनुमति दे देता है, तो उसके लिए उनको हार्वर्ड के लिए दोषी नहीं माना जाएगा। फिर 2(14) में आते हैं इंजुरी, क्षति। क्षति का मतलब हम लोग आम बोलचाल में समझ लेते हैं कि क्षति कर दिया, मतलब शारीरिक क्षति। यहाँ क्षति का 4 प्रकार हैं, जैसे बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। क्षति में ये हूबहू जैसे 4 विकल्प है ना क्षति में, कि शरीर, मन, ख्याति, संपत्ति, ये दे देगा, इनमें 3 दे देगा, एक में बोलेगा इनमें से कौन नहीं है। तो वो आपको याद रखना होगा कि इंजुरी मीन्स बॉडी, माइंड, रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी। किसी भी प्रकार से आपको क्षति कर दिया इस चारों में से, तो वो क्षति के कैटेगरी में आएगा। और उनके बाद देखते हैं इंजुरी के बाद इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जैसे पुरुष 2(19) में है। तो पहले इसमें एज का था, अब लेकिन किसी भी आयु का पुरुष,
बच्चा भी यही है, 1 दिन का भी है या 60 वर्ष का बूढ़ा भी है, तो वो पुरुष के कैटेगरी में आएगा। मूवेबल प्रॉपर्टी में भी चेंजेज आया है, 221 में है। मूवेबल प्रॉपर्टी में पहले कॉर्पोरेबल शब्द को जो है ना मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं माना जाता था, लेकिन इस बार उनको जोड़ दिया गया है कि वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा। और ऑफेंस का बात करें 224 में, ऑफेंस जिसके लिए हम लोग BNS पूरा पढ़ रहे हैं, उनको डिफाइंड ही किया गया है 224 में। जैसा कि 225 में 21 के साथ ही पढ़ा दिए थे आपको, कि बता दिए थे कि 1 में एक्ट है और 225 में ओमिशन है। पर्सन 226 में है। पब्लिक ऑफिस सर्वेंट 228, मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन ये भी है। पब्लिक सर्वेंट, इनका जो दिया हुआ है बेयर में, जो दिया हुआ है कि कौन कौन सा पब्लिक सर्वेंट है, इनके अलावा जो जजमेंट से आए हुए हैं उसमें भी देखना होगा कि कौन पब्लिक सर्वेंट हैं, कौन पब्लिक सर्वेंट नहीं है। फिर उनके बाद आ जाते हैं रीजन टू बिलीव 229 में। रीजन टू बिलीव ये भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी 231 में है। वेसल्स 233 में वेसल्स है। जलयान वॉलेंट्री स्वेच्छया 233, जैसे ये पूछ लेगा कि वॉलेंट्री किस सेक्शन में है, तो आपको याद रखना होगा 223 में वॉलेंट्री को डिफाइन किया गया है। महिला 235 में है। किसी भी आयु के मानव नाड़ी से अभिप्रेत है। रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस 37, रॉन्गफुल गेन 236। धारा 2 का 36 में सदोष अभिलाभ से है और धारा 237 में सदोष हानि से है। तो और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये देख लीजिए कि 239, धारा 2 का उपधारा 39 में ये कहा गया कि जो यहाँ डिफाइंड किया गया है 38 से 1 से लेकर 38 तक, तो है ही। जो डिफाइंड नहीं किया गया है, जो कि BNS में कोई शब्द का प्रयोग हुआ है, उनका परिभाषा कहाँ से लिया जाएगा? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 वही परिभाषित होंगे जो वहाँ दिया गया। यदि BNS में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है उस शब्द को, तो उनको वहीं से परिभाषा को मान लिया जाएगा। तो आज डेफिनेशन क्लॉज के बारे में आप लोगों से चर्चा किए। कल या जब समय मिलेगा हम आपको जो सर का नोट्स है उनके बारे में आपको जो है ना जनरल एक्सेप्शन के बारे में बहुत विस्तार से सर पढ़ाए हुए हैं हमको। तो कोशिश करेंगे कि 14 से 44 तक जो है ना जनरल एक्सेप्शन अध्याय 3 में बहुत अच्छे से वीडियो बना के अपलोड करें। आप पसंद आ जाएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा।